तो नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस था उसमें आज अध्याय 2 जो पदार्थ का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन कि पदार्थ अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कैसे हम एक दूसरे को अलग अलग बांटते हैं कि अगर ये पदार्थ जो है अम्लीय क्यों है, क्षारीय क्यों है एवं उदासीन क्यों है उसको देखते हैं। तो चलिए चैप्टर चालू करते हैं। अध्याय 2 कहता है, देखिए अब जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेनली बनना चालू हो गया। इसका चैप्टर 1 में बहुत कम क्वेश्चन तो था ही नहीं। पीछे इस पूरे क्लास 7 के एनसीईआरटी के बारे में बताया था कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या चीज़ के बारे में जानना और आपने क्या क्लास 6 में पढ़ा है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते। कहता है, दिनांक 28 फरवरी को विद्यालय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने हेतु विज्ञान मेले का आयोजन किया था। आपको पता है विज्ञान दिवस भी हम 28 फरवरी को ही मनाते हैं। 28 फरवरी विज्ञान दिवस मनाने हेतु विज्ञान मेले के आयोजन किया। प्रवेश द्वार पर स्वागत करते समय भाई बहन अश्विन और कीर्ति को एक श्वेत कागज दिया गया। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें यह श्वेत कागज क्यों दिया गया। कुछ कदम आगे एक कार्यकर्ता इन कागजों पर एक द्रव पदार्थ छिड़क रही थी। भाई बहन ने भी अपने श्वेत कागजों पर छिड़काव करवाया। द्रव पदार्थ के छिड़कते ही उनके कागजों पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है वाक्य दिखाई दिया। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। चित्र 2.1 में दिखाया गया है। वे यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक एवं उत्साहित थे कि यह कैसे हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है। कहता है, उनकी जिज्ञासा आंशिक रूप से तब संतुष्ट हुई जब वे पदार्थ के रंगीन संसार नामक स्टॉल पर पहुंचे। वहां उन्होंने विभिन्न पदार्थों को मिश्रित करने पर रंगों में परिवर्तन होने वाली अनेक गतिविधियां देखी। उन्होंने इन परिवर्तनों के विषय में और अधिक खोजने का निर्णय लिया। आइए हम भी सीखने के इस रोमांच में उनके साथ सम्मिलित होते हैं। देखिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। आज विज्ञान दिवस के आयोजन पर एक मेला रखा गया है। अब उसके बारे में देखते हैं। ये चित्र दिया हुआ है जो कि चित्र 2.1 दिखाया गया है, विज्ञान मेले का दृश्य। अब इसको देखते हैं। कहता 2.1 प्रकृति हमारी विज्ञान प्रयोगशाला। 2.1 के 1 में कहता है, लिटमस एक सूचक के रूप में। लिटमस जो है आगे पढ़ेंगे क्या होता है। कहता आइए लिटमस, इसके बारे में तो पढ़ना ही है। लिटमस के बारे में, लिटमस एक सूचक के रूप में। क्रियाकलाप 2.1 कहता विभिन्न प्रतिदर्श। प्रतिदर्श कहने का मतलब हुआ कि 10 नींबू में एक के बारे में बताया जा रहा है। कहता विभिन्न प्रतिदर्श यथा नींबू का रस, साबुन का विलयन, आंवले का रस, इमली का पानी, सिरका, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का विलयन, चूने का पानी, नल का पानी, कपड़े धोने के पाउडर, वॉशिंग पाउडर का विलयन, शक्कर का विलयन और नमक का विलयन एकत्रित कीजिए। ठीक, अब देखिए क्या कहता है। नीले लिटमस पत्र की एक पट्टी लें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। इन टुकड़ों को एक स्वच्छ व सूक्ष्म सफेद पट्टिका टाइल पर फैला दीजिए। बिंदुपाती की सहायता से प्रत्येक प्रतिदर्श की एक एक बूंद इन टुकड़ों पर डालिए, जैसे कि चित्र 2.2 के क में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है।
कहता नीले लिटमस पत्र में रंग परिवर्तन को दिखा रहा है। इतना ये जो नींबू का रस, साबुन का नींबू का रस, साबुन का रस, आंवला का रस लिया था, ये सब का रस लिटमस के हर एक पेपर पे हर एक एक बूंद हर एक पेपर पे डाला जा रहा है। अलग अलग जो है, नींबू का अलग पेपर पे, सिरका का अलग, उसी तरह। कहता क्या आपने नीले लिटमस के टुकड़ों के रंग में किसी परिवर्तन का अवलोकन किया? कहता तालिका 2.1 में आपने अवलोकन को अभिलेखित कीजिए। यह क्रियाकलाप चित्र 2.2 ख में दर्शाए अनुसार लाल लिटमस पत्र के टुकड़ों के साथ दोहराए और अपने अवलोकनों को तालिका 2.1 में अभिलेखित करें। अब देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है नीले लिटमस पत्र और यहाँ दिखाया गया है लाल लिटमस पत्र। आप जितने का रस लिए हुए थे, फिर से वही लाल लिटमस पत्र के अलग अलग टुकड़ा पे एक एक बूंद सबका डालना है। कहता चूने का पानी कैसे तैयार करें? चूने का पानी कैसे तैयार करें? कहता चूने के पानी को अंग्रेजी में लाइम वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइम वाटर। यहाँ लाइम शब्द से नींबू का अर्थ न ले, साफ साफ लिखा गया है। लाइम शब्द से आप नींबू का अर्थ नहीं समझे। चूने का पानी, पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। इसे लाइम चूना या कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाकर लगभग 1 घंटे के लिए अबाधित रख कर सरलता से तैयार किया जा सकता है। इस द्रव को दूसरे पात्र में छानकर चूने के पानी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, तालिका 2.1 नीले और लाल लिटमस पत्र से प्रदर्शित की प्रकृति का परीक्षण। कहता प्रदर्शन का नाम दिया हुआ और कहता प्रति 10 की 1 बूंद डालने के पश्चात नीले लिटमस पत्र का रंग और यहाँ पे लाल लिटमस पत्र का रंग को बताना है। कहता नींबू का रस जब डाले तो कैसा हुआ, इसमें लिखना है। साबुन का विलयन, आंवले का रस, इमली का पानी, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, चूने का पानी, नल का पानी और कपड़े धोने के पाउडर का विलयन, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, अन्य। कहता आइए अब तालिका 2.1 का विश्लेषण करें और प्रति 10 को 3 समूहों में निम्नलिखित वर्गीकृत करें। कहता समूह बनाया है। समूह क में वे प्रतिदर्श हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। हाँ, एक तो है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। समूह ख में वे प्रतिदर्श हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। समूह ग में वे प्रतिदर्श हैं जो दोनों ही प्रकार के लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करते हैं। 3 समूह अलग अलग क्या, एक तो नीले को लाल करता, दूसरा लाल को नीला करता और तीसरा जो है कुछ नहीं करता है। कहता अवलोकन को तालिका 2.2 में अभिलेखित कीजिए। अब देखिए, तालिका 2.2 परीक्षण किए गए उपर्युक्त प्रतिदर्शकों का समूह है। समूह क, समूह ख, समूह ग। समूह क क्या करता है? समूह क जो करता है नीले को लाल करता है। नीले को लाल, यानी नीले से लाल हुआ। और समूह ख लाल से नीला करता है, लाल से नीला। और समूह ग ये कुछ नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता, मतलब जैसे के तैसे है। अब कहता मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि लाल और नीले लिटमस पत्र की पट्टियाँ किस पदार्थ से बनी है। जब इन पर कुछ प्रतिदर्शकों की बूंदों डाली जाती है तो इनका रंग क्यों बदल जाता है? सही बात है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये रहा नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, और ये रहा लाल।
कहता आइए पता लगाएं। लिटमस कहता लाइकेन से प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस क्या है? लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिटमस 2 रूपों में उपलब्ध होता है। कितने रूप में उपलब्ध होता है? 2 रूपों में, विलयन के रूप में एवं कागज की पट्टियों के रूप में। विलयन के रूप में एवं कागज की पट्टी के रूप में। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहा जाता है। इन पट्टी को लिटमस पत्र कहा जाता है। लिटमस पत्र 2 रंगों के होते हैं। लिटमस पत्र 2 रंगों के होते हैं, एक नीला एक लाल, जैसे कि चित्र 2.3 में दर्शाया गया है। कहता ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सबसे पहले तो लिटमस समझ गए क्या है। अब देखिए आपका ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वे अम्लीय पदार्थ यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? तो वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। जबकि ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चूंकि लिटमस अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाता है, यह अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। कुछ अन्य पदार्थ जो प्राकृतिक और मानव निर्मित हैं उनका उपयोग भी सूचक के रूप में किया जा सकता है। मानव निर्मित सूचकों का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। आप उच्च कक्षाओं में इनके विषय में और अधिक जानेंगे। कहता समग्र दृष्टि कहता लाइकेन 2 जीवों की सहजीविता से बनते हैं। लाइकेन 2 जीवों की सहजीविता से बनते हैं, जिनमें एक कवक होता है और दूसरा शैवाल होता है। ये उन क्षेत्रों की चट्टानों और पेड़ों पर उगते हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और वायु स्वच्छ होती है। क्या आपको अपने आसपास के पेड़ों पर लाइकेन मिलते हैं? लाइकेन जिसको कजली टाइप के जो होता है वही लाइकेन। जैसे ये देखिए, ये लाइकेन का उदाहरण है। ये सब क्या है? लाइकेन है। कहता आइए अब तालिका 2.2 में समूह क, ख एवं ग में क्रमबद्ध पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। समूह क के पदार्थ जैसे नींबू का रस, आंवले का रस, इमली का पानी और सिरका ने नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया। क्या क्या था? नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया। इसका अर्थ है कि ये पदार्थ अम्लीय प्रकृति के हैं, यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल किया, नीला से लाल किया तो अम्लीय पदार्थ। और समूह ख कहता है वे पदार्थ हैं जैसे साबुन का विलयन, बेकिंग सोडा का विलयन, चूने का पानी और कपड़े धोने के पाउडर का विलयन लाल लिटमस पत्र। कौन सा? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता, तो ये पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। समूह ग में कहता समूह ग में वे पदार्थों जैसे नल का पानी, शक्कर का विलयन और नमक का विलयन इत्यादि से दोनों प्रकार के लिटमस पत्रों का रंग नहीं बदलता है। क्या आप इनकी प्रकृति के विषय में पूर्वानुमान लगा सकते हैं? इन पदार्थों को उदासीन कहा जाता है क्योंकि ये ना तो देखिए, उदासीन हम किसको कहते हैं? जो ना तो अम्लीय होता और ना ही क्षारीय होता है, उसे हम उदासीन कहते हैं। कहता क्रियाकलाप 2.2 आइए संबंध ढूंढे और अन्वेषण करें। कहता क्या तालिका 2.2 के समूह क के में सभी पदार्थ खाने योग्य हैं? क्या आपने कभी इन खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा है? क्या आपको उनके स्वाद का स्मरण है? आप पाएंगे कि ये सभी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खट्टे स्वाद वाले पदार्थों में अम्ल होता है
और वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि खट्टे स्वाद वाले पदार्थ जो होता है वह अम्लीय होता है। सावधानियां देखिए, कहता जब तक कहा ना जाए तब तक कुछ भी न चखे, किसी भी अज्ञात पदार्थ का स्वाद न चखे। कुछ सामान्य खाद्य पदार्थ और उनमें उपस्थित सामान्य अम्लों के नाम चित्र 2.4 में दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, ये रहा क्या है, ये संतरा, इसमें क्या है, सिट्रिक अम्ल। क्या है इसमें, सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल ये क्या है, नींबू। कहता सिट्रिक अम्ल एवं अस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, यहाँ पे विटामिन सी है। आम देखिए टार्टरिक अम्ल, और टमाटर में सिट्रिक अम्ल और एवं ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये फल में दिखा है। कहता कुछ खाद्य पदार्थों में उपस्थित सामान्य अम्ल। कहता निम्नलिखित पदार्थों में उपस्थित सामान्य अम्लों के नाम पता कीजिए और लिखिए। कहता नींबू में कौन सा अम्ल है, दही में कौन सा है, इमली में कौन सा है, सिरका में कौन सा है। नींबू में कौन सा है, सिट्रिक और एस्कॉर्बिक अम्ल है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है और सिरका में सिट्रिक अम्ल ही होता है। अब देखिए, आइए अब समूह ख से एक पदार्थ का विलयन लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े। आपने क्या अनुभव किया, यह साबुन जैसा चिकना लगता है। क्षारीय पदार्थ सामान्यतः छूने पर चिकने होते हैं। क्षारीय पदार्थ सामान्यतः छूने पर चिकने होते हैं। इसके अतिरिक्त क्षार साधारणतः स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार साधारणतः स्वाद में कड़वे होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा है उसमें क्षार की उपस्थिति हो। उदाहरण के लिए करेले का स्वाद कड़वा होता है, परंतु यह क्षारीय प्रकृति का नहीं है। कहता जब मैं एक सूचक का उपयोग करके आंगन को स्वच्छ करने वाले द्रव पदार्थ की प्रकृति का परीक्षण कर सकता हूँ। यदि लिटमस उपलब्ध नहीं है तो क्या ऐसे अन्य प्रकृति पदार्थ हैं जिनका अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। देखिए, लाल गुलाब एक सूचक के रूप में। कहता आपने अपने आसपास अनेक रंग बिरंगे पुष्प देखे होंगे। इन पुष्पों का उपयोग करके सूचक बनाने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 2.3 आइए तैयार करें। कहता अपने आसपास से लाल गुलाब के पुष्पों से झड़ी हुई पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए। ये देखिए, ये जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल, ये पंखुड़ियाँ जो है, ये पत्ता, ये जो नीचे का जो झड़ जाता है उसको बोल रहा है एकत्रित करने के लिए, मतलब एक जगह इकट्ठा कीजिए। इसके लिए कृपया पुष्पों को तोड़े नहीं, अपितु आप भूमि पर गिरी हुई पंखुड़ियाँ अथवा पुष्प उठा सकते हैं। कहते एक मुट्ठी भर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ लीजिए और उन्हें पानी से धो लीजिए। ठीक, खरल और मुसरल का उपयोग करके पंखुड़ियों को कुचलिए। देखिए, खरल मुसरल उसको कहते हैं, खल जिसको अपना लोग कहते हैं, खल कूटने वाला, तो उसको कूट के कुच देना है एकदम आदि लहसुन की तरह। देखिए, गर्म पानी में डूबी हुई लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ। अब देखिए, इन्हें एक कांच के गिलास में रखिए। इस कांच के गिलास में थोड़ी गर्म पानी डालिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि कुचली हुई पुष्प की पंखुड़ियाँ पुनः पानी में डूब गई हैं। सावधानियाँ, यह कार्य किसी वयस्क के निर्देशन में ही कीजिए। कांच के गिलास को ढक्कन से ढक दीजिए, जिसके पश्चात 5 से 10 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि पानी रंगीन न हो जाए। चित्र 2.6 में यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे करना है जब तक पानी का कलर ना आ जाए।
अब इसे छान लीजिए। निस्यंदन के पश्चात प्राप्त द्रव वांछित अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाला पुष्प अर्क चित्र 2.27 ये रहा पुष्प अर्क। कहता ये देखिए प्रखनली है, ये प्रखनली स्टैंड, ये प्रखनली इसको रखने के लिए जो बनाया जाता है उसको स्टैंड बोलते हैं। ये रहा इसका स्टैंड। लाल गुलाब का अर्क, प्रखनली में लाल गुलाब का अर्क। कहता आइए पता लगाएं। कहता तैयार किए गए लाल गुलाब के अर्क की 10 से 20 बूंदे को 2 छोटी पारदर्शी बोतलों अथवा प्रखनलियों में डालिए। उन्हें क और ख से चिन्हित कीजिए। 2 बोतल है, 2 प्रखनली में गुलाब की पंखुड़ियों को डाला गया है। एक का नाम क, एक का नाम ख किया गया है। कहता बिंदुपाती ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर वही जो दवा वाला में रहता है बूंद बूंद गिराने के लिए। प्रखनली क में नींबू के रस की 10 से 20 बूंदे डालिए। नींबू की रस 10 से 20 बूंदे डालिए और प्रखनली ख में साबुन के विलयन, मतलब एक में अम्ल डालना है, एक में क्षार डालना है। 20 से 30 बूंदे डालिए। कहता दिए गए अर्क में किसी भी प्रकार के रंग परिवर्तन चित्र 2.8 को देखिए और उन्हें तालिका 2.3 में अभिलेख कीजिए। क्रियाकलाप 2.1 में प्रयुक्त अन्य प्रतिदर्शकों के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं और अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में अभिलेखित कीजिए। कहता चित्र लाल गुलाब के अर्क में क नींबू का रस है और साबुन का विलयन मिलने पर रंग परिवर्तन। लाल गुलाब के अर्क से प्रतिदर्शकों की प्रकृति का परीक्षण। अब यहाँ देखिए प्रतिदर्शक का नाम दिया हुआ है और प्रतिदर्श मिलाने पर गुलाब के अर्क का रंग परिवर्तन, पदार्थ की प्रकृति बताना, पदार्थ कैसा है। कहता इन अवलोकनों पर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तित कर उसे लाल कर देते हैं, क्या ये वही प्रदर्शक हैं जो नीले लिटमस पत्र का रंग लाल कर देते हैं। समूह क तालिका 2.1 में जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तित कर उसे हरा कर देते हैं, क्या करते हैं, हरा कर देते हैं, हरा कर देते हैं। क्या ये वही प्रतिदर्श हैं जो लाल लिटमस पत्र का रंग नीला कर देते हैं। समूह ख कहते जो प्रतिदर्श पुष्प के अर्क का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं, क्या ये वही प्रतिदर्शक हैं जिनमें लाल और नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता है। समूह ग तालिका 2.2। अब देखिए उपर्युक्त क्रियाकलाप से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लाल गुलाब के अर्क का उपयोग भी पदार्थ की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। अतः यह अम्ल क्षार सूचक का एक अन्य उदाहरण है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन को लाल वर्ण का, देखिए लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन को लाल वर्ण का और क्षारीय विलयन को हरे वर्ण का कर देता है। क्या आप तालिका 2.3 में पदार्थ की प्रकृति लिख सकते हैं। कहता हमें विश्वास है कि आप प्राप्त परिवर्तनों से उत्साहित होंगे। आप कुछ सब्जियां, फूलों एवं फलों जैसे चुकंदर, लाल एवं बैंगनी पत्ती गोभी, हल्दी, जामुन और लाल गुलहड़, हिबिस्कम के पुष्प का अर्क तैयार करने और उससे पदार्थ का परीक्षण करने की प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। वे भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब देखिए रोचक तत्व दिया हुआ है। रोचक तथ्य कहता है हाइड्रेंजिया एक पौधा है। हाइड्रेंजिया क्या है, एक पौधा है जो हिमालयी क्षेत्र और
पूर्वोत्तर राज्यों में ठंडी जलवायु में उगता है। इसमें मृदा की प्रकृति के आधार पर भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प खिलते हैं। अम्लीय मृदा में नीले रंग पुष्प खिलते हैं, जबकि क्षारीय मृदा में गुलाबी या लाल रंग के पुष्प खिलते हैं। क्या माली मृदा की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति को समायोजित कर हाइड्रेंजिया के भिन्न भिन्न रंगों के पुष्पों को उगा सकते हैं? यहाँ देखिए दिया हुआ हाइड्रेंजिया के पुष्प दिखाया गया है। हल्दी एक सूचक के रूप में, अब हल्दी के बारे में देखते हैं। क्या कहता है? हल्दी एक सूचक के रूप में। हमने क्रियाकलाप 2.1 में नीले और लाल लिटमस पत्र का प्रयोग किया। क्या आप कुछ अन्य प्रकृति सूचकों के द्वारा भी कागज की पट्टियां बना सकते हैं? निम्नलिखित क्रियाकलाप कर जानने का प्रयास कीजिए। कहता क्रियाकलाप 2.5 आइए बनाएं। कहता किसी पात्र अथवा पेट्री डिस्क में 1 चम्मच हल्दी लीजिए और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर लेप बना लीजिए। आप चाहें तो कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा पीस कर भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी के लेप में फिल्टर पत्र का एक टुकड़ा सावधानीपूर्वक डुबाएं जब तक कि यह पीले रंग का ना हो जाए। इसे बाहर निकालिए और सूखने दीजिए। इस पीले कागज को पतली पट्टियों में काटिए जिनका हल्दी पात्र के रूप में उपयोग किया जाता है। चित्र 2.9 के ख। कहता सावधानी, यह कार्य किसी वयस्क के निर्देश में ही कीजिए। कहता हल्दी का लेप है, हल्दी का पत्र है, हल्दी पत्र की निर्माण प्रक्रिया है। कहता बिंदुपाती की सहायता से क्रियाकलाप 2.1 में उपयोग किए गए प्रत्येक प्रतिदर्श की एक एक बूंद को हल्दी पत्र की भिन्न भिन्न पट्टियों पर डालिए। अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अभिलेखित कीजिए। हल्दी पत्र से प्रतिदर्शक की प्रकृति का परीक्षण। कहता प्रतिदर्श की एक बूंद डालने पर हल्दी पत्र का रंग। कहता नींबू का रस अगर हम वही हल्दी वाला पेपर पे डालें तो कैसा होगा? साबुन का विलयन डालेंगे तो कैसा होगा? आंवले का रस डालेंगे तो कैसा होगा? कहता आपने क्या अवलोकन किया? क्या सभी प्रतिदर्शकों से हल्दी पत्र का रंग परिवर्तित हो जाता है? उन प्रतिदर्शकों को समूहीकृत कीजिए जो हल्दी पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। तालिका 2.2 में दिए गए समूह क, ख, ग में के प्रतिदर्शकों के साथ ही तुलना कीजिए। कहता मेरी सफ़ेद शर्ट पर कढ़ी का दाग लग गया था और साबुन लगाने पर उसका रंग बदल गया था। वह अब मुझे इसका कारण पता चल गया। कहता क्या अम्लीय पदार्थों की जांच के लिए हल्दी पत्र को सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों से चर्चा कीजिए। कहता अवलोकनों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हल्दी पत्र का उपयोग क्षारीय प्रकृति के पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। कैसा? तो क्षारीय प्रकृति के। तथापि इससे अम्लीय पदार्थ और उदासीन पदार्थों के मध्य भेद नहीं किया जा सकता है कि कौन अम्लीय है कौन उदासीन है। इसके बारे में कन्फर्म नहीं किया जा सकता है। रोचक तथ्य। कहता हल्दी को स्वर्णिम मसाला क्यों कहा जाता है? हल्दी को क्या कहते हैं? स्वर्णिम मसाला। कहता हल्दी अदरक कुल की एक सदस्य है। हल्दी जो है अदरक कुल की एक सदस्य है जिसे भारत और अन्य देशों में उगाया जाता है। दैनिक जीवन में एक सामान्य मसाले के रूप में भोजन को स्वाद व रंग प्रदान करने के लिए अतिरिक्त
अतिरिक्त इसके अन्य लाभों पर शोध किया जा रहा है। आयुर्वैदिक चिकित्सा पद्धति में हल्दी को अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले माना जाता है एवं इसका उपयोग सामान्यतः अनेक पारंपरिक घरेलू उपचारों में किया जाता है। कथा शिवन ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने शिक्षक के प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक शुभकामना पत्र बनाया। उसने श्वेत कागज पर हल्दी का लेप लगाकर उसे सुखाया। ताली का 2.4 परीक्षण किए गए विकल्पों में से उसने 1 बिलियन का उपयोग करके अपनी शुभकामनाएं शिक्षक की मातृभाषा ओडिया भाषा में उस शुष्क कागज पर लिखी संदेश लिखने के लिए किस बिलियन का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षक ने इस अवधारणा पर आधारित रचनात्मक प्रयोग के लिए अश्विन की सराहना की। कहता मेरे गुरु का करूं मैं सम्मान, उन्होंने पढ़ाई जिज्ञासा दिया सीखने का वरदान, शीश झुका उन्हें करूं मैं प्रणाम। कहता क्या ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है। कहता कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें घ्राण सूचक कहा जाता है। क्या कहता? घ्राण सूचक। आइए और अधिक जानें। क्रियाकलाप 2.6 आइए जांच करें। कहता एक पात्र में कुछ बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए मतलब छोटा छोटा कटे हुए, वही हुआ बारीक कटे हुए प्याज लीजिए। साथ ही इसमें साफ सूती वस्त्र की अथवा निस्यंदक पत्र की कुछ पट्टियां भी डालें। साफ सूती वस्त्र। पात्र को कसकर बंद कीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। पात्र से सूती वस्त्र या निस्यंदक पत्र की 2 पट्टियां निकालिए और उनकी गंध की जांच कीजिए। हमें स्वच्छ सतह पर रखिए और एक पट्टी पर इमली के पानी की कुछ बूंदें डालिए। दूसरी पट्टी पर बेकिंग सोडा के विलयन की कुछ बूंदें डालिए। बूंदों को पट्टियों पर फैलने दीजिए। गंध की पुनः जांच कीजिए। क्या आपने प्याज के टुकड़ों में तैयार की गई पट्टियों पर इमली का पानी, क्या चीज़ पानी? इमली का पानी और बेकिंग सोडा का विलयन डालने से पूर्व एवं पश्चात अनेक आने वाली गंध में किसी परिवर्तन का अनुभव किया? कहता अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए। इसी प्रकार अनअम्लीय और क्षारीय पदार्थों के साथ गंध में परिवर्तन कर परीक्षण कीजिए और अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए। कहता वैज्ञानिक से परिचय। कक्षा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे पीसी रे को आधुनिक भारतीय रासायनिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से रासायनिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और भारत लौट आए। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को अग्रसर करने में योगदान दिया। उन्होंने सामान्यतः संवत 1901 में भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाओं के क्षेत्र में एक कंपनी की स्थापना भी की। वे भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपराओं में निहित व्यक्ति थे। भारत में रसायन विज्ञान के इतिहास पर अपने लेखन के माध्यम से इन्हें आधुनिक जगत में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। समाज सुधारक रे ने शैक्षणिक संस्थाओं में
शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग का समर्थन भी किया था। अतः क्या होता है जब अम्लीय पदार्थों को क्षारीय पदार्थ के साथ मिश्रित किया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है। अतः आइए निम्नलिखित प्रयोग द्वारा इसकी जांच करें। अतः क्रियाकलाप 2.7 आइए प्रयोग करें। अतः एक प्रखनली में नींबू के रस की 1 बूंद लीजिए और उसमें पानी की लगभग 20 बूंदें डालिए। इसके रंग का अवलोकन कीजिए। इसमें नीले लिटमस विलयन की 1 बूंद डालिए। क्या आपको कोई रंग परिवर्तन दिखाई देता है? चित्र 2.10 क में, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ये रहा चित्र। अतः लिटमस विलयन मिलाने पर विलयन का रंग बदल जाता है। अतः क्या आपको कोई रंग परिवर्तन दिखाई देता है? इस प्रखनली में सावधानीपूर्वक बिंदुपाती की सहायता से चूने के पानी को बूंद बूंद कर डालिए और इसे भली भांति हिलाइए। आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? एक अवस्था आती है जब विलयन का रंग लाल से नीला हो जाता है। तो अब उपयुक्त विलयन में पुनः नींबू के रस की 1 बूंद डालिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रंग में परिवर्तन क्यों होता है? अतः प्रारंभ में जब नींबू के रस के विलयन में नीले लिटमस विलयन की 1 बूंद डाली जाती है तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। जब इस प्रखनली में चूने का पानी मिलाया जाता है तो विलयन का रंग अंततः लाल से नीला हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि प्रखनली में उपस्थित विलयन अब अम्लीय नहीं रहा, चूने के पानी के अम्ल के प्रारंभ को उदासीन कर दिया। जब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार दैनिक जीवन में उदासीनीकरण प्रक्रिया। कथा स्थिति 1। कथा कीर्ति उद्यान में एक तितली को देख रही थी। उसका हाथ पैर के तने पर टिका हुआ था। अचानक एक लाल चींटी ने उसे काट लिया। इससे उसकी त्वचा लाल हो गई और उसे बहुत दर्द हुआ, जो कि 2.11 में दिखा रहा है। ये चींटी के साथ छेड़खानी कर रही है और इसे चींटी ने काट लिया। अब काटने के बाद इसका हाथ लाल हो गया और इसे बहुत दर्द भी हो रहा है। कहता है इससे उसकी त्वचा पर लाल हो गई और दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। उसके भाई ने प्रभावित क्षेत्र पर नम बेकिंग सोडा लगाकर उसकी सहायता की, जिससे उसे दर्द से आराम मिला। आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है? कहता जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में एक अम्लीय द्रव क्या करता है? एक अम्लीय द्रव त्वचा में एक अम्लीय द्रव फॉर्मिक अम्ल स्रावित करती है। अम्ल के प्रभाव को नम्र बेकिंग सोडा से रगड़कर और प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है और अम्ल उसमें पहले से मौजूद है। तो क्षार और अम्ल मिलके वह क्या करता है? उदासीन बना लेता है। आपके क्षेत्र में चींटियों के काटने पर उपचार के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? कहता स्थिति 2। कहता कृषक पोर्टल कृषि सहायता एवं कृषक कल्याण विभाग का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कृषक ने पूछा, मेरे पौधे कुछ दिनों से भली भांति वृद्धि नहीं कर रही है। विस्तृत चर्चा के पश्चात यह पाया गया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो गई। रासायनिक उर्वरक पौधों को उन्नत प्रकार से विकसित करने के लिए मृदा में मिलाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। मृदा के उपचार हेतु कृषक को क्या सुझाव दिया जा सकता है? जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो पौधे भले भांति विकसित नहीं होते हैं। जब मृदा अम्लीय होता है तो पौधा विकसित नहीं होता है। इसे चूने से उपचारित किया जा सकता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है।
चूना कैसा है, क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि चित्र 2.12 में दिखाया गया। मृदा की अम्लीय प्रकृति के उदासीन करना। इसमें देख रहे हैं कि आप खेत में चूना का इस्तेमाल किया जा रहा है। तथा यदि मृदा क्षारीय है तो उसमें जैविक खाद और कंपोस्ट की गई पत्तियां जैसे कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ अम्ल छोड़ते हैं जो मृदा की क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। कभी कभी मृदा उदासीन हो सकती है, परंतु उसमें उगने वाले पौधों का विकास उचित प्रकार से नहीं होता है। यह मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। कथा स्थिति 3, अश्विन का मित्र गुरबीन एक औद्योगिक क्षेत्र के समीप रहता है। जो बड़ा बड़ा कार कारखाना होता है उसके बगल में उसका घर है। उसने अश्विन को बताया कि उसके पड़ोस की झील में मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि झील में कारखानों का अपशिष्ट छोड़ा जा रहा हो। यदि कारखानों का अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है तो झील में मछलियों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? कारखानों के अपशिष्ट को झील में छोड़ने से पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जा सकता है। आइए निष्कर्ष निकालें। कहता अब क्या आप बता सकते हैं कि जब अश्विन और कीर्ति के श्वेत कागज पर द्रव छिड़का गया तो उन पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है ऐसा लिखा हुआ क्यों दिखाई दिया? क्या आपको एक संभावना यह भी लगती है कि छिड़काव के लिए हल्दी के विलयन का और कागज पर लिखने के लिए साबुन के विलयन का प्रयोग किया गया होगा? संक्षिप्त में कहता हमारे आसपास के पदार्थ को उनकी प्रकृति के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। लाइकेन, लाल गुलाब, लाल गुड़हल, लाल एवं बैंगनी पत्ता गोभी, हल्दी आदि के अर्क का उपयोग पदार्थ की प्रकृति की जांच करने के लिए किया जा सकता है। जो पदार्थ अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। कहता अम्ल नीले लिटमस सूचक का रंग लाल कर देता है। अम्ल जो है वह नीले लिटमस सूचक का रंग लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस सूचक का रंग नीला कर देता है। कहता लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में लाल वर्ण तथा क्षारीय विलयन में हरे वर्ण का हो जाता है। हल्दी का पीला रंग क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है परंतु अम्लीय विलयन में उदासीन विलयनों में परिवर्तित रहता है। हल्दी का पीला रंग क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है परंतु अम्लीय और उदासीन विलयन में अपरिवर्तित रहता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ लवण व जल बनाते हैं। अम्ल क्षार जो है एक दूसरे को उदासीन करके ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ लवण व जल बनाते हैं। कहता लाल चींटी का काटना मृदा की अम्लीयत अथवा क्षारीय प्रकृति का होना और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे अनेक दैनिक समस्याओं को उदासीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रबंधित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो अगला चैप्टर हम लोग का है विद्युत परिपथ एवं उनके घटक। इसको देखेंगे अगले दिन। धन्यवाद। कहता क्या होता है जब अम्लीय पदार्थों को क्षारीय पदार्थ के साथ मिश्रित किया जाता है यानी कि मिलाया जाता है। कहता आइए निम्नलिखित प्रयोग द्वारा इसकी जांच करें। कहता क्रियाकलाप 2.7 आइए प्रयोग करें। कहता एक प्रकनली में नींबू के रस की 1 बूंद लीजिए और उसमें पानी की लगभग 20 बूंदें डालिए। इसके रंग का अवलोकन कीजिए। इसमें नीले लिटमस विलयन की 1 बूंद डालिए। क्या आपको कोई रंग परिवर्तन दिखाई देता है? चित्र
10 क में जो कि यहाँ दिया हुआ है, ये रहा चित्र। कहता लिटमस विलयन मिलाने पर विलयन का रंग बदल जाता है। कहता क्या आपको कोई रंग परिवर्तन दिखाई देता है? इस प्रश्नली में सावधानी पूर्वक बिंदुपाती की सहायता से चूने के पानी को बूंद बूंद कर डालिए और इसे भली भांति हिलाइए। आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? एक अवस्था आती है जब विलयन का रंग लाल से नीला हो जाता है। तो अब उपयुक्त विलयन में पुनः नींबू के रस की एक बूंद डालिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रंग में परिवर्तन क्यों होता है? कथा प्रारंभ में जब नींबू के रस के विलयन में नीले लिटमस विलयन की एक बूंद डाली जाती है तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। जब इस प्रश्नली में चूने का पानी मिलाया जाता है तो विलयन का रंग अंततः लाल से नीला हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि प्रश्नली में उपस्थित विलयन अब अम्लीय नहीं रहा, चूने के पानी के अम्ल के प्रारंभ को उदासीन कर दिया। जब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार दैनिक जीवन में उदासीनीकरण प्रक्रिया। कथा स्थिति 1। कथा कीर्ति उद्यान में एक तितली को देख रही थी। उसका हाथ पैर के तने पर टिका हुआ था। अचानक एक लाल चींटी ने उसे काट लिया। इससे उसकी त्वचा लाल हो गई और उसे बहुत दर्द हुआ, जो कि 2.11 में दिखा रहा है। ये चींटी के साथ छेड़खानी कर रही है और इसे चींटी ने काट लिया। अब काटने के बाद इसका हाथ लाल हो गया और इसे बहुत दर्द भी हो रहा है। कहता है इससे उसकी त्वचा पर लाल हो गई और बहुत दर्द हुआ। उसके भाई ने प्रभावित क्षेत्र पर नम बेकिंग सोडा लगाकर उसकी सहायता की, जिससे उसे दर्द से आराम मिला। आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है? कहता जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में एक अम्लीय द्रव क्या करता है? एक अम्लीय द्रव त्वचा में एक अम्लीय द्रव फॉर्मिक अम्ल स्रावित करती है। अम्ल के प्रभाव को नम्र बेकिंग सोडा से रगड़कर और प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है और अम्ल उसमें पहले से मौजूद है। तो क्षार और अम्ल मिलके वह क्या करता है? उदासीन बना लेता है। आपके क्षेत्र में चींटियों के काटने पर उपचार के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? कहता स्थिति 2। कहता कृषक पोर्टल कृषि सहायता एवं कृषक कल्याण विभाग का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कृषक ने पूछा, मेरे पौधे कुछ दिनों से भली भांति वृद्धि नहीं कर रही है। विस्तृत चर्चा के पश्चात यह पाया गया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो गई। रासायनिक उर्वरक पौधों को उन्नत प्रकार से विकसित करने के लिए मृदा में मिलाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। मृदा के उपचार हेतु कृषक को क्या सुझाव दिया जा सकता है? जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो पौधे भले भांति विकसित नहीं होते हैं। जब मृदा अम्लीय होता है तो पौधा विकसित नहीं होता है। इसे चूने से उपचारित किया जा सकता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। चूना कैसा है? क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि चित्र 2.12 में दिखाया गया। मृदा की अम्लीय प्रकृति के उदासीन करना। इसमें देख रहे हैं कि आप खेत में चूना का इस्तेमाल किया जा रहा है। तथा यदि मृदा क्षारीय है तो उसमें जैविक खाद और कंपोस्ट की गई पत्तियां जैसे कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ अम्ल छोड़ते हैं, जो मृदा की क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। कभी कभी मृदा उदासीन हो सकती है
परंतु उसमें उगने वाले पौधों का विकास उचित प्रकार से नहीं होता है। यह मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। कथा स्थिति 3, अश्विन का मित्र गुरबीन एक औद्योगिक क्षेत्र के समीप रहता है। जो बड़ा बड़ा कार कारखाना होता है उसके बगल में उसका घर है। उसने अश्विन को बताया कि उसके पड़ोस की झील में मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि झील में कारखानों का अपशिष्ट छोड़ा जा रहा हो। यदि कारखानों का अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है तो झील में मछलियों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? कारखानों के अपशिष्ट को झील में छोड़ने से पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जा सकता है। आइए निष्कर्ष निकालें। कहता अब क्या आप बता सकते हैं कि जब अश्विन और कीर्ति के श्वेत कागज पर द्रव छिड़का गया तो उन पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है ऐसा लिखा हुआ क्यों दिखाई दिया? क्या आपको एक संभावना यह भी लगती है कि छिड़काव के लिए हल्दी के विलयन का और कागज पर लिखने के लिए साबुन के विलयन का प्रयोग किया गया होगा? संक्षिप्त में कहता हमारे आसपास के पदार्थ को उनकी प्रकृति के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। लाइकेन, लाल गुलाब, लाल गुड़हल, लाल एवं बैंगनी पत्ता गोभी, हल्दी आदि के अर्क का उपयोग पदार्थ की प्रकृति की जांच करने के लिए किया जा सकता है। जो पदार्थ अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। कहता अम्ल नीले लिटमस सूचक का रंग लाल कर देता है। अम्ल जो है वह नीले लिटमस सूचक का रंग लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस सूचक का रंग नीला कर देता है। कहता लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में लाल वर्ण तथा क्षारीय विलयन में हरे वर्ण का हो जाता है। हल्दी का पीला रंग क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है परंतु अम्लीय विलयन में उदासीन विलयनों में परिवर्तित रहता है। हल्दी का पीला रंग क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है परंतु अम्लीय और उदासीन विलयन में अपरिवर्तित रहता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके उष्मा के उत्सर्जन के साथ लवण व जल बनाते हैं। अम्ल क्षार जो है एक दूसरे को उदासीन करके उष्मा के उत्सर्जन के साथ लवण व जल बनाते हैं। कहता लाल चींटी का काटना मृदा की अम्लीयत अथवा क्षारीय प्रकृति का होना और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे अनेक दैनिक समस्याओं को उदासीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रबंधित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो अगला चैप्टर हम लोग का है विद्युत परिपथ एवं उनके घटक। इसको देखेंगे अगले दिन। धन्यवाद।